नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो आज जो 22 जनवरी को अयोध्या में जो भव्य आयोजन हुआ है प्राण प्रतिष्ठा का, और उसके बाद में देश की राजनीति किस तरह से बदलेगी, उसके प्रभाव कैसे पड़ने वाले हैं और देश किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सामरिक रूप से और जो है वो विदेश संबंधों के रूप में। तो इस पे बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया हमारे मित्र और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और छात्र नेता श्री नीरज रावत को, डॉक्टर नीरज रावत को। तो वो इस विषय में अपना आकलन हमसे साझा करें और हमें समझाएं कि आज जो 22 जनवरी की जो प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है उसके दूरगामी क्या प्रभाव भारत की राजनीति पर होने वाला। तो डॉक्टर नीरज रावत, आपका स्वागत है बात 25। धन्यवाद माधव जी, और बात 25 के दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। माधव जी, ये तो आपने आज गजब का टॉपिक रख दिया है कि और शायद ज़्यादातर जो टीवी चैनल्स हैं वो भी शायद इसी विषय पर आज से ही शुरू हो जाएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कार्यक्रम हुआ, जिसका भव्य कार्यक्रम हुआ, मतलब ये कहूँगा कि विशाल, मतलब इतना ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज्ड, सो वेल ऑर्गेनाइज्ड एक जो प्रोग्राम किया है, अब इसका क्रेडिट न्यास को ही देंगे क्योंकि उन्हीं ने सबको आमंत्रित किया था, वो कर रहे थे, जो भी उसका इम्पैक्ट हुआ। लेकिन यह अपॉर्चुनिटी, यह अवसर सभी के लिए उपलब्ध था। मेरे ख्याल से न्यास ने सबको अपॉर्चुनिटी पूरी दी थी। और यहाँ हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम सीधे सीधे राजनीतिक दलों की बात भी कर लेते हैं कि सभी राजनीतिक दलों को उन्होंने लगभग न्योता दिया था। किसी एक विशेष को नहीं दिया होगा, किसी कारणवश मिस हो गया, मुझे वो पता नहीं है। लेकिन जो भी लीडिंग आपके एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जी, सबको उन्होंने न्योता दिया था। कुछ लोग नहीं गए, कुछ लोगों ने अपने आप को राम से बड़ा होकर इस तरह का जवाब दिया कि भाई हम उसको ठुकराते हैं या ना जाते। मेरा मानना है कि वे ऐसे शब्दों का उपयोग राम जैसे चरित्र या राम जैसे भाव के लिए जब आप ये कहते हो मैंने राम को ठुकराया, तो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा आसुरी मस्तिष्क किसी और का नहीं हो सकता। आसुरी बुद्धि ये वो है कि विनाश काले जैसे बुद्धि, वो एक है ना कहावत हिंदी में कि बुद्धि ही खराब हो जाती है आपकी। आप ज़्यादा साइलेंट रहकर ना कर सकते थे, ये कुछ ना कहते, आप जाते ना जाते वो पता चल जाता। आके ये जताना, क्योंकि वे लोग अभी तक उस मानसिकता से जी रहे हैं जो 70s 80s में चली हुई थी कि नहीं भाई ये थोड़ा सा इस पर्टिकुलर ग्रुप को वोट कैच करने के लिए ऐसी बात कह दो। आज आप देखिए भारत का जनमानस राम के नाम पर जिस तरह से एक हुआ है, और ये जो कुछ दल हैं जो अभी तक भी हमको धर्म जाति में जो विभाजन में लगे हुए हैं, हमको भारतीय नागरिक नहीं बनने दे रही हैं, उन दलों का मेरा मानना है कि या तो वे वाकई में मतलब उनके पास कभी इस तरह की विजडम थी नहीं, या वो इस काबिल ही नहीं थे। लेकिन क्योंकि एक परिवारवाद की परंपरा चली हुई थी तो कुछ लोग सामने आ जाते हैं, लेकिन उनको ना तो राष्ट्र का कोई उनकी विजन है, ना उनके पास कोई प्रोग्राम है आगे बढ़ने का। तो इसलिए वो एक पुराने ढर्रे पे चले हुए हैं और उन्होंने राम जैसी एक भाव को, राम जैसे एक चरित्र को, राम सिनोनिम टू भारत, जो हमारा एक अस्मिता है, उसको ठुकराने की बात जो करते हैं। तो उस इलेक्शन में ऐसे लोगों का क्या भविष्य होना है मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है। और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा मानना क्या है कि बीजेपी एनकैश कर रही है और वो खुलकर आ रहे हैं। और जो एक पब्लिक का जनता की जो माइंडसेट है उसको भी उन्होंने अच्छा रीड किया हुआ है। जनता उनके साथ चल रही है या वो जनता के साथ चल रही है मेरे को पता नहीं, वो तो कोई विशेषज्ञ है बहुत पॉलिटिकल की, क्या वो जनता को लीड कर रहे हैं या जनता ऑलरेडी ये चाहती थी, उन्होंने समझा और वो उसके पीछे आ गए हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज किसी एक भ्रम में रह रहे थे या किसी एक विशेष व्यक्ति को खुश करने के लिए लगे हुए थे, यह मुझे कहना मुश्किल होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी जी और योगी जी, जिनके बारे में शुरू में लोगों को बड़ा एक इम्पैक्ट था कि यार ये लोग आ गए, पता नहीं ये भी क्या कर देंगे, उनके आने से अगर आप बहुत ऑनेस्टली रिव्यू करो तो देश में समरसता बढ़ी है। आप देखिए उस तरह के आंदोलन, आप जितनी ज़्यादा जन सेवाएं
इन दोनों के टाइम में गरीब जनता के लिए उठ के आ रही हैं। मेरे ख्याल से हमारे जितने लिबरल, मेरे पुराने साथी अपने आप को लिबरल, प्रोग्रेसिव, फ्रेंड्स ऑफ प्रोलेटेरिएट्स की जो बातें करते थे, मेरा मानना है कि अगर आप फ्रेंड्स ऑफ प्रोलेटेरिएट्स हो वाकई में, तो आज जब कोई भी सेवा, चाहे वो मोदी दे, चाहे वो योगी दे, चाहे वो कोई और व्यक्ति दे, यदि दे रहे तो आप उसके समर्थन में क्यों नहीं आते हो कि भाई ये तो अच्छी सर्विस दी है? सिंपली इसलिए कि आपकी कोई जिद है, क्योंकि आप विचारधारा से कमिटेड नहीं थे। आप किससे कमिटेड थे? मेरे दल से। तो आप जो ये जो आंकलन कर रहे हैं, जो कि एक तरह से आपको भी मानते हैं कि पूरा जो एक विपक्ष का गठबंधन है, विपक्ष बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, लेकिन दिग्भ्रमित जैसा आजकल लग रहा है, और उनको क्या आप मानते हैं कि दिग्भ्रमित करने में और राम से विमुख करने में और इस जो राम मंदिर के आंदोलन से विमुख करने में आपके पुराने साथी और आपके सीनियर्स वामपंथियों का बड़ा हाथ, मुख्य रूप शायद वो आप उसी पे इशारा कर रहे हैं? देखिए, मैं उनको जो इशारा मैंने किया वो सिर्फ इस बात के लिए नहीं किया कि वे दलगत, मेरा मतलब कि जो बुद्धिजीवी वर्ग विद इन कोर्ट्स, जो एक भारत में इस्टेब्लिश कर दिया गया था कि इस तरीके की बात करने वाले बुद्धिजीवी हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स शायद आपकी जो बड़ी दल थे, कांग्रेस हो, सपा हो, राजद हो, इन सबको कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि इनके पास वो सब लोग तो थे नहीं जो पढ़ लिख कर किसी रिसर्च करके काम करें। तो इन्होंने एक इजी अपना, जैसे होता है इंटेलेक्चुअल वर्क, आउटसोर्स कर रखा था सो कॉल्ड हमारे लेफ्टिस्ट ग्रुप को उस वक्त के, क्योंकि पढ़ते लिखते तो थे, इसमें कोई शक ही नहीं है, एक रीजनेबल तौर से अपनी बातें भी रखते थे। तो ये जो लेकिन कांग्रेस के पास एक अपना बहुत पुराना इतिहास और बहुत अपने एस्टेब्लिश थिंकर्स वहाँ भी रहे हुए थे, लेकिन किसी वजह से उनको आपने जब साइडलाइन करते गए तो आपके बिहाफ पे कौन पढ़ाई लिखाई करे, कौन अपने तर्क डेवलप करे, तो इनको लगा कि एक ईजी सोर्स मिल रहा है, और कम्युनिस्टों ने ये सोचा कि हमको इनके थ्रू शायद जनता में पहुंच मिल रही है, क्योंकि आपकी सारी दुकान बाकी जगह से बंद होती जा रही है। तो ये जो म्यूचुअल बेनिफिट शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्होंने दोनों ने सोचा है, मेरा मानना ये है, अगर राजनीतिक एक एक्टिविस्ट के तौर पे मैं जवाब दूं, तो दोनों ही दल, दोनों ही विचारधारा अपना नुकसान कर रही है ऐसा करके। तो इसमें एक बड़ा ही रोचक और महत्वपूर्ण शायद टिप्पणी जो है वो कांग्रेस के जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण, उन्होंने कुछ दिनों पहले की थी। एक वामपंथी नेता उनके साथ थे, विवेक श्रीवास्तव, उनको उन्होंने कहा था कि इन्होंने अपनी दुकान तो बंद कर ली है, इनकी हरकतों से इन्होंने अपनी दुकान तो बंद कर रही है, और अब ये इन्होंने ऐसा बैताल भेज दिया है कि जो कांग्रेस की दुकान बंद कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या? मैं कहता हूँ, मैंने ये नहीं सुना, लेकिन अगर कांग्रेस में बैठा, मैंने सुना इसको, यदि बैठा एक विचारक, कोई एक चिंतन करने वाला, इसका मतलब उसने बिल्कुल सही, मतलब ये मेरा भी जो रीडिंग है, और ये मेरी अब से नहीं है, मैं तो बहुत दिन से कह रहा हूँ कि जब से कांग्रेस के लोगों ने पढ़ना लिखना बंद किया था, ये उन पर आश्रित हो चुके हैं। और बाय नेचर क्या है कि जो लेफ्ट के जो पुराने कम्युनिस्ट हैं, वो सीपीआई है, ये सब पढ़ते तो हैं। अब वो पढ़ते किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की किताब है या वो एक, लेकिन वो पढ़ते लिखते हैं, ये बिल्कुल मतलब मेरा अनुभव है, वो पढ़ के बोलते हैं। तो अब कांग्रेसियों को पास ना, वो अपने व्यापार, अपने इसमें दंड छंद में लगे रहते हैं, तो उनके पास पढ़ने का वो लोग ही खत्म हो गए। जो उनकी एक पूरा फीडबैक चलता रहता था, जो रिसर्च करके उनको देते रहते थे, जो पुराने इनके आइडियोलॉग्स थे, फोतेदार हुए, मोतीलाल वोरा हुए, जो बड़े बड़े इनके थे जो इस तरह का कार्य करते थे, वे सब साइड लाइन है, खत्म है या चले गए हैं, इन्होंने नए क्रिएट किए नहीं है, तो ये आश्रित उन पे हैं। लेकिन अब देखिए, और ये बिल्कुल उन्होंने अगर ये कहा, मैं तो ये खुद कहता हूँ, शायद मैंने किसी और बातचीत में भी एक बार कहा था कि देखिए, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने जब ये मंदिर में न जाने का डिक्लेयर किया था, मैंने तो शायद कहा था ये कई लोगों से कि अब ये द्वंद्व पड़ गया इन सब बाकी जो अलायंस वाले अपोजिशन में। देखिए, उनकी तो उनका क्या प्रिंसिपल पर भी है कि भाई ये तो व्यक्तिगत चीज़ है, और उनका बेस भारत में कितना छोटा रह गया है। तो अगर वो छोटे दल की बात ने कहा और उसको अब आप फॉलो करते हुए किसी जिद की वजह से आपने उसको ठुकराया, आपने बीच में गड़बड़ करवाई, इस तरह के स्टेटमेंट देते रहे, वर्ड ठुकराना, रिजेक्ट करना, ये जो आपने होने दिया, मेरा मानना है इसका इम्पैक्ट आम जन में, जिनके लिए आप राम सुबह से लेकर शाम तक एक भाव उनके साथ ही रहता था, चाहे मैं किसी दल में रहूं, आप जिस तरह बड़े हुए थे, भारत जब है तो राम से तो पहचाना जाता था, राम, कृष्ण, शिव, ये सब स्वामी विवेक, ये तो हमारे सब मतलब परिचय रहे हुए हैं पूरी दुनिया में। तो जब आप इनको रिजेक्ट करके किसी बात पे कर रहे हो, तो
कम्युनिस्ट ने तो इसलिए कह दिया कि उनका वैसे ही इम्पैक्ट नहीं है, और वो तो कहते हैं भी हम जातिवाद नहीं करनी, ये नहीं करते, तो उन्होंने कर दिया। लेकिन आपका तो आधार जनता थी, आपने तो आजीवन ही भारत 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 किया था, और अब आप सडनली उसको अब छोड़ रहे हो। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस जैसी एक जो बड़ी पार्टी है, मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ शायद इंडिपेंडेंटली डीप थिंकिंग बेस्ड ऑन रिसर्च वो शायद उन्होंने समाप्त कर रखी है। इसलिए उनके कुछ नेताओं के इस तरह के स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। आई एम सरप्राइज कि मैं प्रमोद कृष्णन जैसा उन्होंने नाम लिया, अगर उन्होंने ये बात कही और उसकी भी उन्होंने नहीं सुनी है, तो फिर मतलब इसका मतलब वो जान के कोई कुएं डूबना चाह रहा है, उसको बता दिया भाई इधर कुआं है, इधर मत जा, फिर भी जा रहा हो, तो फिर क्या करोगे आप? तो इसमें डॉक्टर नीरज रावत जो आज का 22 तारीख का जो महत्वपूर्ण जो उद्बोधन दो हुए, एक तो प्रधानमंत्री मोदी का और दूसरा उत्तर प्रदेश के जो है वो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का, उनको आप किस तरह से उसको किस तरह से समीक्षा करेंगे? क्या उन्होंने कहा और किस तरह से उनका एक इम्पैक्ट सिर्फ उनके राज्य में ही नहीं पूरे देश में और बाहर भी हुआ है, उसके बारे में आपका क्या आकलन है? देखिए, मैं आज के उद्बोधन को मैंने बड़े ध्यान से सुना था जब ये प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत जब ये लोग आए थे मंच में बातें करने, तो मैं भी सोच रहा था कि भाई क्या कुछ बातें कहेंगे, कुछ ज़्यादा उत्साहित होकर कुछ बातें कुछ मुंह से निकल जाए। लेकिन माधव जी, ये एक मैं अपने बहुत ऑनेस्टली ये बात कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा नरेंद्र दामोदर मोदी जी को मैं सुनता हूँ, आदित्यनाथ योगी जी को सुनता हूँ, उनकी बातें, मुझे ये लगता है कि ये लोग जितने ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जितने इनकी दे आर द पीपल दोज हु आर प्रैक्टिसिंग वॉक द टॉक्स काइंड ऑफ थिंग। तो इसलिए इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि जब ये कुछ कहते हैं तो उसको वो इनके एक्शंस में दर्शाते हैं। पॉलिसी लेवल पे देखिए, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे देखिए, उसको सिर्फ ये नहीं है कि आपने पॉलिसी बना के रख ली है, उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन देखिए, रूप देखिए। यूपी का आज आप देखिए, मैंने बहुत दिन से विजिट तो नहीं किया, लेकिन यूपी की जो इमेज कभी भी अब जो किसी एरियल व्यू में ड्यूरिंग एक क्रिकेट मैच हो रहा था उसके दौरान जो लखनऊ में नया स्टेडियम बना है उसका 4-5 और एरियल व्यू आया था। मैं अपने घर पर उस मैच को जब देख रहा था तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैंने लुक एट दैट, जयपुर वॉज फार फार अहेड ऑफ ऑल दीज स्टेट्स। लेकिन जो हमारे स्टेडियम का एरियल व्यू कभी दे देते थे, पहली बात तो इतने दिन से कोई स्पोर्ट्स की बड़ी मीट हो ही नहीं रही है हमारे यहाँ। लखनऊ का एरियल व्यू वॉज फार फार सुपीरियर, वेल डिजाइंड देन कंपेयर टू जयपुर। क्योंकि जयपुर को हमने जो एक अच्छा शहर था उसको हमारे लोगों ने पिछले 20 वर्षों में जो भी सरकारें आई हैं वो उसको नीचे लेकर गए हैं, और जो योगी ने आके जो कितने 8-9 साल हुए, उनको कितने 7 साल हुए, जो शायद वहाँ इम्पैक्ट एडमिशन ले रहा है वो ब्यूटीफुल इम्पैक्ट ले रहा है। इसके बाद मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, क्योंकि स्पोर्ट्स की बात निकली है। आप एक चीज़ देखिए, जब एक वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में जिसका नाम प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप था, तो वो वर्ल्ड कप इंडिया में जब हुआ था तो बाहर के क्रिकेटर्स ने डिमांड करी थी, जयपुर उनकी स्कीम में नहीं था पहले बीसीसीआई की में, क्लाइव लॉयड ने डिमांड की थी कि अगर इंडिया में इंटरनेशनल मैच हो रहा है और जयपुर में नहीं हो रहा, हमारे जयपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर, जयपुर का ओवरऑल स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट इतना अच्छा हुआ करता था। आप पिछले कुछ समय देखिए जयपुर में या राजस्थान में क्या कोई बड़ी नेशनल लेवल की स्पोर्ट्स मीट हो रही है? कोई भी स्पोर्ट्स मीट नहीं हो रही। रांची तैयार हो गया, कटक तैयार हो गया उड़ीसा में, लखनऊ एक सेंटर बनता चला जा रहा है। आप देखिए हम राजस्थान को हम कहाँ लेते जा रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र दामोदर दास मोदी एज ए पीएम जब कोई बात कहते हैं उनके उद्बोधन में और उनके क्योंकि वो शक्ति कहाँ से आती है? जब आप जनता से जुड़े होते हो, आप वाकई में काम कर रहे होते हो। और जिस तरह का उन्होंने देखिए, उन्होंने क्या कहा कि इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारतीय दृष्टि की एक रूपरेखा उन्होंने दी कि अब भारत क्या बन के बनेगा? विश्व मित्र। देखिए, उससे पहले आपको जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप इसका इम्पैक्ट अगर देखना चाहते हैं कि इलेक्शन पे वो कैसे रिजल्ट होके आएगा, आप पहले बड़े लोग कहते हैं एक नॉन अलाइंड मूवमेंट होता था, बड़ा इंडिया लीड करता था, ठीक है, थोड़ा दिन उसका शायद एक वो रही थी, आज भी हो वो शायद, लेकिन वो एक एज अ बॉडी ऑलमोस्ट नॉन इफेक्टिव, लेकिन विश्व मित्र बनकर जब आप उभर रहे हैं और ये दर्शा रहे हैं वो लोग अपनी
फॉरेन पॉलिसी के तहत, जिसमें जयशंकर जी हमारे जेएनयू के पुराने हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, या जो इनका थिंक टैंक है जो इस पर लीड कर रहा है। आज देखिए किसी भी समस्या में, आज हौतीस को भी जब हैंडल करना पड़ा अमेरिका को, तो इंडिया की मदद लेनी पड़ी। ईरान से कोई बात कहनी पड़ी तो इंडिया की मदद लेनी पड़ी। आप चाहे मिडिल ईस्ट को देखिए, अमेरिका में देखिए, आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैसिफिक देखिए, ताइवान जैसा कंट्री देखिए, उधर चाइना ने भी रिकॉग्नाइज किया कि यस इंडिया इज कमिंग ऑफ इट्स एज। तो ये सब जो इम्पैक्ट हो रहा है, ये मेरा मानना है ये इलेक्शन में बहुत फायदा देने वाला है। एक जुड़ा हुआ जो विषय है कि शहरों का जो पुनरुत्थान हो रहा है, जो कि वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, डेवलपमेंटल एक्टिविटी प्लान तरीके से हो रही है, तो बनारस जाने का अक्सर मौका मिलता रहता है साल में 1, 2 बार, 3 बार। तो पहले 2000 की बात करता हूँ कि हमारे मौसा जी ने कई बार कहा कि आपको वहाँ जाना चाहिए मंदिर में। मैंने कई बार प्रयास किया, लेकिन इतनी भीड़, इतनी अव्यवस्था, इतनी सड़कों पे गंदगी और इतनी बदबू नालियों की कि मैं प्रयास करने के बाद भी नहीं जा पाया। और अभी पिछले दिनों आप देखिए कि 2 साल में हम 3-4 बार गए हैं और वो बिल्कुल पूरा क्षेत्र ही बदल गया है, मतलब उसका पूरा रिकंस्ट्रक्शन हो गया है। और जिस तरह से वहाँ पे जो आपके यात्री हैं या कि श्रद्धालु हैं पूरे देश से और विदेश से जिस तरह से आ रहे हैं, उसकी इकोनॉमी एक अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। और यही देखने में आया कि भाई अयोध्या तो नहीं जाना हुआ, शीघ्र ही जाएंगे वहाँ पे, कि वहाँ के जो लोग हैं वो उसी तरह की बात करते हैं कि बिल्कुल अव्यवस्था, बिल्कुल एक सुषुप्त शहर जिसको वंचित रखा गया, जिसको अपमानित किया गया बहुत सारे कारणों से, जिसमें कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं हुई, कोई ढंग की सड़क नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है। उसमें एक छोटे से समय में एयरपोर्ट बन गया, किस तरह का एयरपोर्ट बना है, कितनी फ्लाइट्स वहाँ पे आ रही हैं और जो है रेलें वहाँ पे जा रही हैं, किस तरह का भव्य रेल स्टेशन बना है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो योगी जी की और मोदी जी की महारत है इस तरह के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। देखिए मेरा मानना है कि योगी जी और मोदी जी की इसमें महारत है या नहीं है यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन योगी जी और मोदी जी जो इस काम को बहुत अच्छा कर पा रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण मुझे क्या लग रहा है, क्या है कि देखिए आप बिल्कुल आम नागरिक की तरह पहले तो अपना एटीट्यूड रखिए, बिहेवियर रखिए, तो आपको आम नागरिक की समस्याएं समझ में आएगी। ये दोनों व्यक्ति मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी चाहे ऊंचे ओहदे पे पहुंच गए, लेकिन शायद ये बड़ी आम नागरिक की समस्याओं को बड़ा भांप लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि इन्होंने उस तरह का जीवन जिया है, आते हैं। तो जब ये उन समस्याओं को टैकल करने के लिए आगे बढ़ते हैं, किसी भी राज्य की उत्थान के लिए वहां पर वहां के नागरिकों में आत्मविश्वास की जरूरत होती है। वो आत्मविश्वास कब आता है? जब यूपी को सडनली सुरक्षा मिलने लगी, आम जन वहां के सुरक्षित महसूस करने लगे। देखिए आत्मविश्वास ऐसे तो आएगा नहीं मैं आपको डरा के रखूंगा रुपए कहूंगा आत्मविश्वास ला तेरे अंदर। पिछले 7-8 साल में राजस्थान में, जयपुर में क्या हो गया है, हम जयपुर में रहते हुए अजीब सी चिंता जो कभी पुराने जमाने में हम जब पढ़ते थे 70s, 80s, 90s तक मुझे नहीं लगी थी। बीच के समय में इंडिया से बाहर चला गया, 86 से मैं बाहर चला गया था जयपुर से, तो लेकिन उस समय जो बदलाव आया है यहाँ के मैनेजमेंट में वो यही था कि आपकी जनता ही विश्वास खत्म हो रहा था, उसका इनसिक्योरिटी बढ़ रही थी। यूपी में उल्टा शुरू हो गया है जब से मोदी जी वो योगी जी आए हैं। अब आप योगी जी को ये कहते रहिए सर ये तो गेरुआ वस्त्र वाले हैं, ये वो है। देखिए आप कोई भी हो, जब आप जन साधारण के लिए काम करते हो, हर गरीब को वो घर देते जा रहे हैं धीरे धीरे धीरे। अब उसमें वो जाति नहीं देख रहे, किसी का धर्म नहीं देख रहे, कुछ नहीं देख रहे। आप कितनी भी उनको गाली दीजिए वो काम नहीं कर रही है। वही लोग जिनको आप सोचते हो ये आपके शुभचिंतक है, उनके लिए आप बेवजह जो बोलते हो ना, वो व्यक्ति उसको मिल रहा है भाई, उसको घर मिल रहा है, उसको सुरक्षा मिल रही है, उसको अनाज मिल रहा है, उसको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, उसको लोन मिल रहा है, वो अपना काम, मतलब उसको कैसे डिनाई करोगे आप? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मोदी और योगी जी का जो आज का जो इनका उद्बोधन था उसमें देखिए कहीं कुछ ऐसा मुझे नहीं लगा कि एक तो ओवर प्रॉमिस कोई बात कर रहे हैं, कोई बेवजह का शो ऑफ भी मुझे नहीं लगा, क्योंकि मुझे यही डर था कि कहीं ये कार्यक्रम उन्होंने कर लिया तो इसका पूरा क्रेडिट वो अपने ना ले जाए। योगी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये कोई किसी एक व्यक्ति या किसी हमारे लीडरों का नहीं है, ये तो पुरखों से चले आ रहे लोगों का है। उन्होंने तो क्रेडिट में सबको दिया था अपने उस उद्बोधन में, और फिर भी कहा कि उसके बावजूद ये जनमानस की जीत है। अब हमारे कुछ लोग क्या है
जो इस बात से प्रभावित है कि नहीं एक पर्टिकुलर खानदान को या एक आध लीडर से दोगे तो ही हमारी पार्टी चलेगी, वो हर चीज़ को जोड़ के उस व्यक्ति विशेष पर आधारित करते थे। यहाँ ये लोग आए हैं जो जन साधारण को साथ ले रहे हैं, और इसीलिए मैं तो कहता हूँ अगर आप वाकई में प्रोग्रेसिव हो, वाकई में लिबरल माइंडेड हो, वाकई में इफ यू आर प्रो टू द पुअर एंड प्रो टू द पीपल, हाउ कैन यू नो डिनाई दिस काइंड ऑफ लीडर्स, मतलब ऑफ एनी काइंड ऑफ क्रेडिट। एक महत्वपूर्ण आकलन जो है, वैसे हमारा उस तरह का चुनावी आकलन करने की ना तो हमारे पास स्किल सेट है, लेकिन जिन लोगों को बताते थे कि उनके पास बड़ी स्किल सेट है, वो जो दुनिया और नब्ज पकड़े बैठे हैं, लेकिन उनके सारे के सारे आकलन पिछले कई बार से पूरे के पूरे ध्वस्त हो चुके हैं। तो हम भी प्रयास कर सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कैसे देखते हैं कि ये होता है कि भाई 300 पार, अब तो ये बात हो रही है, क्या आप ठीक समझते हैं इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए, इसके बैकग्राउंड इफेक्ट में जो आगे आएगा, तो क्या इस बार 350 पार होंगे या कहीं और ऊपर चले जाएंगे, इस तरह का आकलन? क्योंकि बड़े बड़े धुरंधर तो ध्वस्त हो गए, तो हम भी छोटा मोटा आकलन आपसे चाहते हैं। आप देखिए, नंबर पे आकलन देना बहुत ज़्यादा उचित नहीं रहेगा, लेकिन मुझे इतना विश्वास है जी, और जो मेरी एबिलिटी है कि मैं जो रीड कर लेता हूँ और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट के बेस पे जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि बीजेपी की एक बहुत बड़ी जीत होने वाली है, सिंगल अलोन पार्टी में भी। उसके बावजूद अगर ये बाकी लोगों को एनडीए का अपन देखेंगे तो एनडीए शायद मिलकर एक बहुत बड़ी जीत की तरफ 24 में आएगा, ऐसा मेरा बिल्कुल मानना है। उसका देखिए कारण बहुत सिंपल है कि जो जिनको हम अपोजिशन, हम भी चाहते हैं कि अपोजिशन एक समृद्ध रहे, मतलब एक ठीक ठाक अपोजिशन रहे, लेकिन वो ठीक ठाक अपोजिशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप पुरानी विभाजनकारी नीतियों पर ही चलो। अब जनता जो है ना वो इस चीज़ को समझ चुकी है। देखिए इधर यहाँ ये क्या हो रहा है कि मोदी योगी जी इनकी भाषणों में, इनकी बातचीतों में ये समाहित सबको लेकर चलने की बात करते हैं। हमारे अभी भी या तो वही मैंने कहा ना, ये कांग्रेसी, पहले ये भाषा तो कांग्रेसियों की होती थी, कांग्रेसी शायद अब उनके लेफ्टिस्ट के इम्पैक्ट में आकर एक बेवजह, क्योंकि लेफ्टिस्ट की पॉलिसी का तो ठीक है भाई, वो तो सर्वहारा वर्ग की बातें कर ऐसा कर सकते थे, क्योंकि उनका फिलॉसफी जो उनका बिलीफ है वो ये होता था। लेकिन आप तो सबको साथ लेके बात करते थे, और स्वयं कम्युनिस्टों ने तो ये बात मान ली कि भाई नाउ नो मोर ब्लडी रिवोल्यूशन, इट कैन नॉट कम। तो वो तो उसमें आ गए थे आपके इलेक्शन के, और वो भी उसको मानने लगे थे। वरना एक जमाना था जब ये लोग इलेक्शंस को तो कहते थे भाई इट इज फेस्टिवल ऑफ आसेस, ओनली रिवॉल्यूशन विल बी द फेस्टिवल ऑफ मासेस। नहीं, लेकिन अपनी पॉलिसी में कोई अमूलचूल परिवर्तन लेख में किया है क्या? बोलने की बात तो अलग है। तो क्योंकि अब उनका काम देखिए, जो आप थोड़े बहुत पढ़ लिख जाते हो एक लिमिटेड दायरे में, आप 25, 30, 50 किताबें पढ़ लेते हो, तो आपको क्या लगता है मैं बहुत ज्ञानी हो गया, तो आप वो ज्ञान लिख पढ़ के दे सकते हो। लेकिन आप अगर जनता से कटे हुए हो, दैट इज वाई जो मेरा इनसे थोड़ा विरोध हुआ था और मैं अलग रास्ते पे चलने लगा था, तो वो यही कारण था, क्योंकि मैंने वहाँ खुलकर विरोध किया था। और एक बड़ा लंबा प्रोसेस चला जिसमें मैंने कहा कि आप लोग अभी जनता से जुड़े हुए नहीं हो आप, और सबसे बड़ी बात कि आप अपने कहे हुए सिद्धांतों के विरुद्ध उतर रहे हो। आप कास्ट को लेकर जब ये लोग आए थे तो मेरा भाई, मैंने कहा हाउ कैन अ मार्क्सिस्ट पर्सन बी अ कास्टिस्ट, ये बड़ी, और उस चीज को कांग्रेस भी पकड़ के बैठ गई, बेवजह उस पर लगी पड़ी है, लोग उससे ऊपर उठ गए। और आप प्रोग्रेस के नाम पर उसको झुठलाना चाहते कि नहीं भाई हमको ये खत्म करनी है, लेकिन आप खत्म नहीं होने देते जाते कि आपने अपना थोड़ा सा कि वोट मुझे मिल जाएगी। उस चक्कर में आपने पूरे समाज का, पूरे भारत देश का आप मतलब विभाजनकारी नीति ले आओ, विभाजनकारी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ले आओ, किसी को फोन पकड़ा के खुश, मतलब ये जो गिमिक्स होती हैं, पॉलिटिकल गिमिक्स, वो करके वो सोचते हैं। लेकिन अब जनता उस चीज़ से ऊब चुकी थी या उठ चुकी है, जो भी कहिए, नई जनरेशन। टेक्नोलॉजी ने सूचना का जो मतलब इधर से उधर आदान प्रदान जो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, तो नई जनरेशन के पास ये सारा डाटा जब तक आप सोचते हो पहुंच चुका होता है। देखिए पहले क्या, मैं इस चीज़ में एक और बात जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि कुछ हमारे मित्र भी हैं, वो जयपुर में भी रहते हैं, कुछ हमारे मित्र दिल्ली में, कभी कभी वो पुरानी एक लाइन लेकर चल रहे होते हैं। मैं आपको उनको सबसे बड़ा जो मेरा एक मानना है, पता है ये उस वक्त पढ़े लिखे लोगों की रिसर्च की क्या हालत थी, वो ये थी कि भाई कोई किसी एक बहुत अच्छे कोई टॉपिक पे किसी ने किताबें छापी हैं, तो उसमें 25 किताबें बची हुई हैं, छपी हुई हैं, या 100 छपी होंगी, 25-30 उसके पास ही है, 25-30 लाइब्रेरी में रखी है। अब कौन सी किस लाइब्रेरी किस फ्लोर पर रखी है पता नहीं है, आपने पढ़ लिया कोई चीज़। अब आपको अच्छा उसका सबूत ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उस लाइब्रेरी तक पहुंचो, उसको कोई बता दे तो पहले तो वहाँ पहुंचो।
फिर उसको एक्सेस मिल जाए आपको। आज क्या हो गया है, वही इंफॉर्मेशन मुझे आईटी, आप तो उसको यूज ही करते हैं, डिफरेंट इस तरीके के चैट जीपीटी, बार्ड, ये सब बन गए हैं सॉफ्टवेयर कि वो आपको सारी उन किताबों का रस निकाल कर दे देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सूचना जो कुछ लिमिटेड बुद्धिजीवी अपना प्रेरोगेटिव समझते थे कि ये तो मेरा ही अधिकार है जी, अब वो सब तक पहुंच चुकी है। तो आपने जो फैक्ट्स छुपाकर, नए फैक्ट्स बेवजह गढ़कर जो किताबें लिखी थी, मैं तो इसलिए कई बार कहता हूं कि जब ये लोग कभी कभी इस ओपन प्लेटफॉर्म को ना क्रिटिसाइज करते हैं, मैं कहता हूं भाई आप सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। अरे वो किताबों का भी क्या ऑथेंटिकेशन है, अगर आपको इस पर बिलीव नहीं करते उस पर, भाई आपसे जब वो श्याम सुंदर जी ने एक एग्जाम्पल है ना, जब उन्होंने हरबंस मुखिया से कुछ पूछा, हरबंस मुखिया जवाब नहीं दे पाए, फिर उसके बाद रोमिला थापर तक बात पहुंची, वो उनका जवाब नहीं दे पाए, तो आपके अंदर ग्लानि होती है कि मैं ऐसे लेखकों की किताबों को पढ़कर उसको एक मतलब लकीर, पत्थर पे लकीर मान चुका था। बड़ा अफसोस होता है। इस ओपन जो प्लेटफॉर्म्स हैं टेक्नोलॉजी के, एक्सचेंज के, आदान प्रदान के, सूचना के, इंफॉर्मेशन के, मेरा मानना है उससे देखिए अब ये सत्य छुपता नहीं है। दूसरा, आपकी किस मतलब मंतव्य से क्यों आप बात कह रहे हो, उसकी इंटरप्रिटेशन फटाफट एक्सपर्ट्स कर दे रहे हैं। तो ये जो अपोजिशन है जो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, या उनके पास, जैसे मैंने कहा कि सोचने और उसकी शक्ति की उन्होंने सिर्फ एक ग्रुप को ही दे दिया है, बाकी सब लोग सोचते हैं हम टीवी में आके वो कर रहे हैं। तो आप उनके कई बार उनके स्पीकर्स को देखिए, वो जो बोलते हैं, जो बातें करते हैं, जनता से कटी हुई बातें करते हैं। तो ये तो बहुत सारी काफ़ी विस्तृत बातें हो गई। जो अपोजिशन में जो थिंक टैंक हैं, जो लेफ्टिस्ट थिंक टैंक हैं, उनकी अपनी एक धारा है, वो उसी हिसाब से टिप्पणियां करते हैं और उसी हिसाब से वो जो है किसी के साथ जाते हैं, उसका विरोध करते हैं। और दूसरा, आपने एक महत्वपूर्ण बात बताई कि योगी जी का उद्बोधन और मुख्य रूप से प्रधानमंत्री मोदी का जो आज का उद्बोधन था, वो एक बहुत ही शक्तिशाली एक कम्युनिकेशन था कि आगे क्या क्या संभावनाएं वो दिखा रहे हैं। और इसी में उन दोनों के नेतृत्व की जो है वो झलक हमें मिली। और आप ऐसा मानते हैं, मोटा मोटा आपने आंकड़े से तो नहीं किया, और मैं तो यह कह रहा हूँ कि बड़े बड़े धुरंधर जब धराशायी हो चुके हैं कि भाई कितनी सीट आएंगी, तो आपने संख्या तो नहीं बताई, लेकिन कहा है कि मेरे ख्याल अब तक की विशालतम जीत की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो जनता की सरोकारों से जुड़े हुए हैं, उससे विमुख नहीं है जैसे कि उनके विरोधी हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर नीरज रावत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप, मैं इसमें एक मतलब अगर ये हमारी बातचीत आगे किसी अपोजिशन लीडर या कांग्रेस के पास पहुंचे, तो मैं तो ये चाहूंगा, मेरा एक और एनालिसिस है, कांग्रेस एज अ पार्टी नहीं, लेकिन उसमें जो कुछ लोग हैं, देखिए वे अपना अगर भला चाहते हैं और लेफ्टिस्ट अपना भला चाहते हैं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से दूर हो जाएं, उससे देश को भी लाभ होगा। क्योंकि जब तक आपका सशक्त अपने पैरों पर खड़ा विपक्ष वो नहीं मिलेगा, अभी क्या रहा है, ये एक दूसरे की वो क्रचेस बने हुए हैं सहारा, तो इन दोनों का ही आत्मविश्वास खत्म हो रहा है। और उस रूप में अभी तक तो ठीक है, मोदी जी के टाइम में अभी वो पूरी बीजेपी के अंदर वो एरोगेंस आई है नहीं आई मुझे पता नहीं, लेकिन कोई भी एक जब पार्टी जब एक अनप्रेसिडेंट काइंड ऑफ मेजोरिटी लेती चली जाती है, तो कौन सा लीडर कब एक तरह से वो हो जाए वो ही पता नहीं है। तो हमको सक्षम अपोजिशन चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ, मेरा ये बिल्कुल एनालिसिस है, जब तक ये कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी और ये दूसरे जो मिले रहेंगे ना, जो बिल्कुल आपको मालूम है कि सिर्फ परिवार या बिल्कुल निम्न स्तर की जातिवाद पर टिकी हुई पार्टी है, उनसे जब ये जो लेफ्ट के लोग उनसे जुड़ते हैं तो मुझे बहुत अफसोस होता है, उनको ये अपने साथ बिठा लेते हैं। तो उससे वो हो क्या रहा है, लेफ्ट भी खत्म हो रहा है और वो इनको तो खत्म कर ही देंगे, क्योंकि लेफ्ट के वो पहले दुश्मन है। हम जब छात्र राजनीति करते थे तो हमारी क्लोज डोर मीटिंग्स में हमको ये बताया जाता है कि हमको सबसे पहले तो कांग्रेस खत्म करनी है। तो वो आचार्य कृष्ण की जो आपने बात कही, तो मुझे तो लगता है कि वो अंदर से ही काम हो रहा है और भाई कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही है बात। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं हंसी मजाक में कि जो भी कुछ हो रहा है बड़ा पुण्य का काम हो रहा है, लेकिन वो एक अलग बात है। तो डॉक्टर नीरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस गूढ़ और कई विस्तृत आयामों पे प्रकाश डाला और ये समझाने का प्रयास किया कि आगे की संभावनाएं क्या हैं, और 22 जनवरी का जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम, जो कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम हुआ, वो आगे कैसे
देश की राजनीति को और सामाजिक नीति को और भी बहुत सारी चीज़ों को शायद प्रभावित करने की शक्ति रखता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी। तो हमने बातचीत की जाने माने विचारक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र नेता रहे, बहुत ही सशक्त छात्र नेता रहे श्री डॉक्टर नीरज रावत से, जो कि 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा की घटना और उससे आगे क्या संभावनाएं हैं, उसका किस तरह से उसकी छाया भविष्य की राजनीति पे और अन्य क्षेत्रों में पड़ने वाली है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 पे एक नई बात के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।